डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनीता मोदी आज आपको व्यापार चक्र की अवस्थाओं के बारे में बता रही हूँ। कल हम लोग व्यापार चक्र की विशेषताएं देख चुके थे। आज व्यापार चक्र की अवस्थाएं देखते हैं। आप लोग सब जानते हैं कि अर्थव्यवस्थाओं में तेजी और मंदी का चक्र बराबर चलता रहता है। कभी मूल्य बढ़ते हैं, कभी गिरते हैं। इसी प्रकार से रोजगार भी बढ़ता है और घटता है। अतः हम अध्ययन के दृष्टिकोण से ऐसा बिंदु निश्चित करेंगे ताकि उन विभिन्न अवस्थाओं का प्रारंभिक बिंदु जाना जा सके। हालांकि इसको निश्चित करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हमें अध्ययन के दृष्टिकोण से करना पड़ेगा। तो सबसे अच्छा बिंदु वह माना गया है जहाँ मूल्य का उतार अधिकतम होता है या जहाँ मूल्य निम्नतम बिंदु तक पहुँच जाते हैं। तो इस प्रकार से हम जहाँ सबसे अधिक उच्चतम मूल्य होंगे उसे हम तेजी या समृद्धि की स्थिति कहेंगे, और जहाँ निम्नतम बिंदु होगा उसे हम मंदी की स्थिति कहेंगे। तो हम 4 फेजेस में 4 अवस्थाएं देख रहे हैं व्यापार चक्र की। इसमें सबसे पहले देखिए मंदी की अवस्था। मंदी का मतलब क्या है? अर्थव्यवस्था में आय, उत्पादन, रोजगार व कीमत स्तर चारों अपने निम्नतम स्तर पर पहुंच जाती हैं। इस अवस्था में अर्थव्यवस्था में उत्पादन और रोजगार दोनों में भारी गिरावट होती है। निवेश में कमी आने के कारण उत्पादक गतिविधियां विपरीत रूप से प्रभावित होते हैं। उत्पादन के साधन बेकार हो जाते हैं और मजदूरी की दर अत्यंत कम हो जाती है। तो इस प्रकार से इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि एक निराशावादी वातावरण पूरी अर्थव्यवस्था में छा जाता है और लोग निवेश करने के लिए प्रेरित नहीं होते हैं। साहसियों को उत्पादन कार्य जारी रखने की प्रेरणा देने वाले लाभ कम हो जाते हैं। बढ़ती हुई बेरोजगारी के बावजूद श्रमिकों को मजदूरी के रूप में राष्ट्रीय लाभांश का अधिक भाग मिलता है। और ये भी देखने में आया है कच्चे माल और कृषि उपयोग की कीमतें तैयार माल की कीमतों की अपेक्षा अधिक तेजी से गिर जाती है। इस कारण किसानों और कच्चे माल के उत्पादकों को हानि उठानी पड़ती है। मंदी के काल में सबसे अधिक जो हानि उठानी पड़ती है वो औद्योगिक क्षेत्र को उठानी पड़ती है, और औद्योगिक क्षेत्र में भी भवन निर्माण, विद्युत उपकरण और मशीन निर्माण आदि को मंदी का सबसे अधिक विपरीत प्रभाव झेलना पड़ता है। तो हम लोग देखते हैं कि मंदी की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो ये है विनियोग एवं उत्पादन का निम्न स्तर हो जाता है। बड़े पैमाने पर बेरोजगारी होती है। आय, मजदूरी, कीमतें और लाभ ये सब न्यून स्तर पर पहुंच जाते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसकी मात्रा भी कम हो जाती है। और सबसे जो महत्वपूर्ण पहलू है इस मंदी की अवस्था का, इसका यह है कि इसमें अर्थव्यवस्था में पूरी में एक निराशाजनक माहौल क्रिएट हो जाता है। वातावरण निराशाजनक हो जाता है। लोग निवेश नहीं करना चाहते। इससे आय, उत्पादन और रोजगार सब में कमी आती है। फिर देखिए रिकवरी की अवस्था, पुनरुद्धार की अवस्था। मंदी में निम्नतम बिंदु के पार जब व्यावसायिक क्रियाओं में वृद्धि होने लगती है, लोग बाग रिप्लेस इन्वेस्टमेंट पुनर्स्थापन निवेश करने लगते हैं, क्योंकि मशीनें हैं वो बहुत घिस जाती है, टूट फूट जाती है। तो रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट जरूरी होता है। तो ऐसी स्थिति में निवेश बढ़ने पर आय, उत्पादन और रोजगार इनमें सुधार होने लगता है। धीरे धीरे औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लगता है। रोजगार के स्तर में भी वृद्धि होती है और कीमतों में भी धीमे धीमे वृद्धि होती है। लाभ भी बढ़ने लगता है। तो इस सब चीज़ों को देखते हुए निवेशक पूंजीगत वस्तु उद्योगों में निवेश करने लगते हैं। बैंक शाखा का विस्तार करते हैं। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि धीरे धीरे अर्थव्यवस्था निराशावादी वातावरण से निकलकर आशावादी वातावरण की तरफ उन्मुख होने लगती है, और ये रिकवरी की जो प्रोसेस है निरंतर तेज होती जाती है। किंतु इस प्रक्रिया की भी एक सीमा होती है, और वो सीमा किसके द्वारा निर्धारित होती है? पूर्ण रोजगार के द्वारा निर्धारित होती है। और पूर्ण रोजगार के पश्चात उत्पादन में वृद्धि करना संभव नहीं होता है और कीमतें बढ़ने लगती है। तो इस प्रकार से हम निष्कर्ष तौर पर कह सकते हैं कि
पुनरुद्धार करने वाली शक्तियाँ निम्न हैं: नवीन विधियों की खोज, नई बाजार उपलब्ध होना, विनियोग के नए नए रूप का पता लगाना, नवीन उत्पादों का चलन आदि। ये क्या है? धीरे धीरे हम लोग पुनरुद्धार की तरफ बढ़ने लगते हैं। फिर तीसरी अवस्था आ जाती है पूर्ण रोजगार की अवस्था। इसके अंतर्गत इसे हम प्रॉस्पेरिटी भी कहते हैं। ये व्यापार चक्र की तीसरी अवस्था है। पूर्ण रोजगार की स्थिति को प्राप्त करना ही सभी देशों का मुख्य आर्थिक लक्ष्य होता है। इस अवस्था में उत्पत्ति के सभी साधन कार्य में लग जाते हैं। प्रत्येक उत्पत्ति के साधन को जो प्रचलित दर पर अपने साधन को उत्पादन कार्य में लगाना चाहता है, लगा सकता है। पूर्ण रोजगार में भी थोड़ी बहुत बेरोजगारी रह सकती है। तो संक्षिप्त रूप में हम कह सकते हैं कि पूर्ण रोजगार की अवस्था में आर्थिक क्रिया अनुकूलतम स्तर पर पहुंच जाती है, रोजगार पूर्णता तक पहुंच जाता है, अर्थात काम करने की शक्ति और इच्छा रखने वाला कोई भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं होता है। उत्पादन, मजदूरी और कीमती आय सभी में स्थायित्व आने लगता है और धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। तीसरी जो अवस्था है वो तेजी की अवस्था है। पुनरुद्धार की लहर पूर्ण रोजगार तक पहुंचकर रुक नहीं जाती, वरन अर्थव्यवस्था तेजी की दिशा में बढ़ती रहती है। एक बार पूर्ण रोजगार की अवस्था पहुंचने पर यदि इसके बाद भी व्यय बढ़ता है तो निम्नलिखित लक्षण प्राप्त होते हैं। पूर्ण रोजगार की अवस्था के बाद विनियोग होते रहने के कारण वास्तविक उत्पादन नहीं बढ़ता है, क्योंकि साधन पूर्ण रोजगार हो चुका होता है। केवल किसमें वृद्धि होती है? कीमतों में वृद्धि होती है। और साहसी जो कि आशावादी हो जाते हैं, तो इसलिए सभी उद्योगों में विनियोग बढ़ने लगता है और अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति के साधनों पर चारों तरफ से दबाव बढ़ जाता है। इस अवधि में अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में उत्पादन बढ़ता है, नई नई इमारतों का निर्माण होता है, नए कारखाने लगते हैं, व्यापार की नए नए चल निकलते हैं। और इस प्रकार से एक अवस्था ऐसी भी आती है जो अत्यधिक रोजगार प्रदान करती है तथा काम की कमी नहीं होती, परंतु काम करने वालों की कमी अनुभव की जाने लगती है। यद्यपि इस अवस्था में नकद मजदूरी बढ़ जाती है, परंतु मूल्य भी तेजी से बढ़ते हैं। इस कारण से वास्तविक मजदूरी घट जाती है। लाभों में भी असामान्य तरीके से वृद्धि होती है। कुल मिलाकर लाभ प्रसार अग्नि में घी डालने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट है अवरोध की अवस्था। तेजी एवं पूर्ण रोज की अवस्थाओं के पश्चात उत्पन्न होने वाली अत्यधिक रोजगार, अत्यधिक लाभ, बढ़े हुए पूंजी निवेश और बढ़ती हुई कीमतें जैसे तत्व अर्थव्यवस्था में अनावश्यक आशावादी फैला देते हैं। इसी के कारण अर्थव्यवस्था में स्वविनाश के बीच विद्यमान रहते हैं। अर्थव्यवस्था के विभिन्न खंडों में कठिनाइयाँ उत्पन्न होने लगती है, उत्पादन साधन दुर्लभ हो जाते हैं, कीमतों में वृद्धि होने लगती है, लागत गणनाओं में गड़बड़ी हो जाती है, नई नई फर्में असफल हो जाती है, व्यवसायी और उद्योगपति आवश्यकता से अधिक सावधान हो जाते हैं, यहाँ तक कि वर्तमान इकाइयों का विस्तार करने में भी हिचकाने लगते हैं। इससे अवरोध की अवस्था का आधार तैयार हो जाता है, अर्थात तेजी के बाद मंदी का पुनरागमन होता है। व्यवसायों में आशावादिता के स्थान पर निराशावादिता फैल जाती है, डर की भावना व्याप्त हो जाती है। कुछ व्यवसाय में असफल हो जाने पर उनमें घबराहट पैदा हो जाती है। इसका परिणाम ये होता है कि व्यवसाय फेल होने लगते हैं। महत्वपूर्ण कि अवरोध या प्रतिसार का संचयी प्रभाव पड़ने लगता है। एक बार अवरोध प्रारंभ होने पर धीरे धीरे उसका प्रभाव बढ़ने लगता है, अतः मंदी के पुनरागमन से ही इसकी पूर्ण होता है। व्यापार चक्र की उपरोक्त 5 अवस्थाएं हैं, लेकिन इसका तात्पर्य नहीं है कि हर व्यापार चक्र इन 5 अवस्थाओं से गुजरता है। व्यापार चक्र की विभिन्न अवस्थाओं की समयावधि के बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो इस प्रकार से हमने आपको व्यापार चक्र की 5 अवस्थाओं के बारे में बताया है, जो बच्चों आप लोग देख चुके हैं। पर हम लोग सैमुअल्सन और हिक्स के व्यापार चक्रों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।